मेरा नाम है रोहित राजपूत और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोहित राजपूत IRSME पे। आज हम बात कर रहे हैं टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ये टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे है। मोरलेस ये सीरीज़ करेगी बात टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंडियन रेलवेज़ या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किए जा रहे हैं। हम जनरली उस पहलू पे कंसर्न करेंगे कि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के विजिलेंस एंगल्स को छोड़ के हम उसके एग्जीक्यूशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जनरल ट्रेंड में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन इज़ द पोर्शन जहाँ पे कई बार वीक लिंक्स रह जाते हैं। सो एज एन एग्जीक्यूटिव आप टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो सुचारू रूप से हो, बेस्ट हो, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए एज अ इंजीनियर, एज अ सुपरवाइज़र जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए प्रोसेस। एक जस्ट बेसिक नो हाउ हम इस सीरीज़ में जाने की कोशिश करेंगे। तो सीरीज़ जनरली हम एक 2-4 वीडियोस का इसमें एक पूरा समावेश रखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अभी हम बात करेंगे बेसिकली आज सिर्फ टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक पार्ट के बारे में कि आखिर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट होते क्या हैं और एक टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को एक टेंडर में और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है और आखिर हम टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट करते क्यों हैं, इसको करने का तरीका क्या है और इसको एंड स्टेज तक हम लाते कैसे हैं। अब इसको आप ऐसा मोटा मोटी समझ सकते हैं कि एक करार है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स अ बेसिकली एन लीगल एग्रीमेंट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट। टेंडर का मतलब होता है कि आपने उसको नोटिफिकेशन किया, उसको नोटिफाई किया, पूरी दुनिया को बताया कि भाई मैं चाह रहा हूँ कोई एक लीगल एग्रीमेंट करना इच्छुक पार्टियों से। दिस इज़ नोन एज समथिंग लाइक टेंडरिंग। हम टेंडर करते हैं, हम बताते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर फर्स्ट इज़ कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट्स अ लीगल एग्रीमेंट। दो पार्टीज़ के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट है जिसका लीगल, संवैधानिक या फिर उसको लीगल मान्यता प्राप्त है। आप हाउस की रजिस्ट्री करते हैं, आप व्हीकल ख़रीदते हैं, उसकी LIC या आप प्रीमियम भरते हैं, so you get a paper out of it. So that paper is a contract. This paper is a legal value. हम टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट में भी हम ये समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगल टर्म, ठीक है। वो एंड स्टेज है किसी भी एग्रीमेंट की। अब वो करना कैसे है, क्यों करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज एन इंजीनियर। तो आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि हो सकता है आप नहीं कर सकते हैं, यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज़ फॉर दिस। जब आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती है तो यू वांट द थिंग्स टू बी डन फ्रॉम द आउटसाइड एजेंसी जो उसके एक्सपर्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लांट है, आपको एक एनर्जी सेटअप, जैसे आज की डेट में हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, कोविड में यू हैव हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल आर नॉट द ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स, दे वांट समवन टू इंस्टॉल द ऑक्सीजन जनरेटर्स। आप ऑक्सीजन नहीं पैदा कर सकते, यू डोंट हैव द एक्सपर्टीज़ फॉर दिस ना। यू वांट सम एजेंसी जो एक्सपर्ट है उसके इसमें, जो कि वहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेट जो प्लांट लगाएगी, जनरेशन प्लांट लगाएगी। अब वो प्लांट लगाना इज़ नॉट अ बिग डील। आप प्लांट तो किसी एक एजेंसी से लेंगे, लेकिन वो प्लांट इस्टेब्लिश करने के लिए हो सकता है आपको एक शेड बनाना पड़े, एक फ्लोरिंग करनी पड़े, आपको उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेटअप करना पड़े। दैट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट पार्ट। जो ऑक्सीजन बना रहा है ही मे नॉट बी अ सिविल इंजीनियर। देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ पीपल हैव। हम अगर हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो व्हाट वी डू इज़ वी आस्क द एक्सपर्ट्स टू कैरी आउट दिस वर्क। ओके, हम कर क्यों रहे हैं? हमें करना इसलिए पड़ता है कि एक्सपर्टीज़ नहीं है हमारे पास या हमारे पास उतनी मैन पावर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपके पास लिमिटेड मैन पावर है, आपके पास एक काम है जो आपको करना है, लेकिन आपका रेट ऑफ रिटायरमेंट इज़ मोर and rate of induction is very less. When rate of retirement is more and the rate of induction is very less, so your MOR, that is man on roll, will keep on decreasing. So you want people to carry out this work. उस केस में हम टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। हमारे पास आदमी नहीं है, हम क्या करेंगे, आदमी हायर करेंगे। व्हेन वी हायर पीपल वी आस्क देम टू डू वर्क, ठीक है, फॉर नॉन कोर एक्टिविटीज। से सपोज देयर आर नॉन कोर एक्टिविटीज, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ है, हाउस कीपिंग एक्टिविटीज़ है, पेंटिंग है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं, आप चाहते हैं उनको करवाना। तो बेसिकली देर आर टू थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों करते हैं। फर्स्ट, कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। सेकंड, वी डोंट हैव द मैन पावर, एडिक्वेट मैन पावर, एंड देर इज़ एन एक्सट्रीम इमरजेंसी, जैसे कि कोविड। आपके पास एक, आपको हॉस्पिटल क्रिएट करना है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, अब तक कुछ नहीं था पर अचानक से आपको हॉस्पिटल क्रिएट करना है।
इफ़ आपको लगता है कि आपके रिसोर्सेज हैं जो हॉस्पिटल क्रिएट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, पर आपको लग रहा है कि अब मेरे हॉस्पिटल क्रिएट करने के लिए इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि कोई एक नई एजेंसी आके एक बड़ा सा हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करे विद इन सर्टेन सेट ऑफ टाइम, दोज हु आर एक्सपर्ट. So this is some extreme urgencies which have also lead to us to do a contract. So मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट हम कर क्यों रहे हैं. अब कर रहे हैं तो कितने टाइप के करते हैं जनरली. तो एज एन इंजीनियर, एज ए एग्जीक्यूटर, आज मैं सिर्फ उस तौर पे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कराना पड़े, यानी मैं वो फील्ड का इंजीनियर या सुपरवाइज़र हूँ जो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है. अब मेरे ऊपर के ऑफिसर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँगा. तो ये आज वीडियो उन्हीं के लिए है. सो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है. अब जनरली मोटा मोटी दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम समझते हैं. एक तो होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है गुड्स कॉन्ट्रैक्ट. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कि हमें सिर्फ सर्विस रेंडर कर रहा है. जैसे कि आपने व्हीकल हायरिंग कर ली, आपने फोर्कलिफ्ट हायरिंग कर ली, मटेरियल मूवमेंट के लिए आपने इक्विपमेंट्स हायर कर लिए, आपने डॉक्टर्स हायर कर लिए, नर्सेज हायर कर ली, आपने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स हायर कर लिए. तो दीज आर द सर्विसेज, दीज आर प्योरली सर्विसेज. व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, तो हमें उसमें लगता है कि सर्विसेज तो हैं, बट उसके अंदर मटेरियल कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा है. जैसे कि आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग के अंदर आपको सर्विस तो बनानी, मतलब सर्विस तो है ही कि भाई आपके लिए बिल्डिंग बना के देगा कोई सर्विस, कोई ठेकेदार आपके लिए बिल्डिंग बनाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाएगा, लेकिन उसमें उसका मटेरियल भी है, कैपिटल भी है. लाइक उसको सीमेंट लाना है, उसको रॉड लानी है, उसको ब्रिक्स लानी है, उसको पूरा पेंटिंग करना, उसको प्लिंथ मारना, उसको पूरा फाउंडेशन करना, उसको पूरे हैवी इक्विपमेंट्स भी लाना है. तो ये सारा जो ताम झाम है वो ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है. तो उसके अंदर उसका कैपिटल बहुत है. इट इज़ नॉट only the services, it is also the material component. So that's why those type of contracts are the generally service contracts, works contract. So मोटा मोटी हमें दो कॉन्ट्रैक्ट समझने की ज़रूरत थी, एक सर्विस और एक आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. नाउ अब ये तो हो गया कि हमारे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट. अब करना क्या है कि मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट करना कैसे है. अब मैं इंजीनियर हूँ, मैं सिर्फ बेसिक बात कर रहा हूँ कि मैं उस ग्राउंड का इंजीनियर हूँ, मैं काम करा रहा हूँ, मैं वो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, कह सकते हैं आप. तो मैं ऑफिसर लेवल में नहीं जा रहा, मैं नीचे एकदम, मैं जो काम कराने वाला इंजीनियर है, जो इंचार्ज है, साइट इंचार्ज है, उसकी बात कर रहा हूँ. तो मैं वो इंजीनियर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ. सो फर्स्ट स्टेप, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट करना है पहला, तो मुझे पहले तो अपने ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी. सर हाँ, मुझे लगता है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको लगता है तो आप बताइए, इस पर गाइड करिए. सो फर्स्ट आई विल टेल माई रिक्वायरमेंट. फर्स्ट इज द रिक्वायरमेंट, द नीड ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बहुत एक बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मैं चाह रहा हूँ हाउस कीपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं हम. एक बिल्डिंग है, एक ऑफिस है, उसकी हाउस कीपिंग करना चाह रहे हैं, मैं साफ़ सफाई रखना चाह रहे हैं. मेरे पास आदमी नहीं है साफ़ सफाई रखने के लिए, केमिकल्स लाऊंगा, फिर आदमी लाऊंगा, फिर सफाई करूँगा. तो वो ना करके मैं एक चाह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट कर दूँ जिसके अंदर पूरा अपकीपिंग ऑफ हाउस कीपिंग होता रहेगा. तो मैंने एक लेटर लिखना है कि मतलब बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट मेरे को शो करनी है कि सर मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मेरी फोरकास्टिंग ये है, मेरे जो क्लीनिंग के जो आदमी थे वो अब सिर्फ 5-10 रह गए हैं, रिटायरमेंट इस साल बहुत ज़्यादा है, तो आपसे अनुरोध है कृपया इस दिशा में कुछ देखें, कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसको करें. तो पहले आपकी नीड हो गई. अब उसको क्या होगा, एक एग्जीक्यूटिव को पता चला कि ये नीड है, तो उसको फिर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेगा. व्हेन आई एम सेइंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, मेरा कहने का मतलब है कि जो टॉप आपको जो चीफ है, आप उनको एक अप्रूवल लेंगे. अब ये कहाँ डिफाइंड होता है, ये सब एक डिफाइंड होता है मॉडल एसओपीज़ में. मतलब कि एक मॉडल कोड ऑफ आपकी पावर्स होती हैं, शेड्यूल ऑफ पावर्स कहते हैं कई लोग, जैसे कई लोग आप मतलब इसको डेलीगेशन ऑफ पावर्स कहते हैं. सो मतलब ये पावर डिफाइंड है कि भाई इतने इतने तक का कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकता है, या इतने की सहमति ये दे सकता है, या ये ग्रेड का ऑफिसर दे सकता है, या ये लेवल का ऑफिसर दे सकता है. तो आप वो एक चैनल फॉलो करेंगे, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है. तो आपने अपनी नीड बता दी, आपने उसका अप्रूवल ले लिया कि साहब मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट करना है हाउस कीपिंग का, जिसके अंदर मेरे को लगता है कि इतने इतने रिटायरमेंट होंगे, और ये ठीक है करना, अगले 2 साल के लिए करने में कोई बुराई नहीं है. तो 2 साल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है और लगभग 10 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है. तो हमने इसका एक आपको अप्रूवल दे दिया. तो ये अप्रूवल जैसे आपको मिलता है तो अब उसका एस्टिमेशन करेंगे. अब कई लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन इसी दौरान भी करते हैं. अप्रूवल में एक डमी मतलब एक सॉर्ट ऑफ टेंटेटिव एस्टिमेशन कर लेते हैं. जैसे कि 10 आदमी का मिनिमम वेज, PFN, ESI का जो टोटल वैल्यूएशन है आपने निकाल लिया. लास्ट अगर आपके पास रेट्स अवेलेबल हैं तो भी बेस्ट है, नहीं तो आपने एक फ्रेश एस्टिमेशन कर लिया. अगर आपके पास रेट्स लास्ट नहीं होते तो आप 2-3 बजटरी कोटेशंस ले लेते हैं, आपने एक वो एस्टिमेशन बना ली. तो जस्ट एक आपको टेंटेटिव मिल गया कि लगभग इतने का खर्चा होने वाला है. गारंटी नहीं है पर हो सकता है. तो जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद आप इसको अप्रूवल ले लेते हैं. जब अप्रूवल मिल गया तो एक बार आपको अप्रूवल मिला, लेकिन अब आपके पास पैसे की सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं है. तो आप अपने से फाइनेंस को देते हैं. आपका फाइनेंस क्या करेगा, आपका फाइनेंस उसको पूरा प्रपोजल को वेट या कंकरेंट देगा. अब वो उसको समझेगा कि क्या आपको उसकी ज़रूरत है,
वो आपसे क्वेरी कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि आज तक ये काम आप कैसे कर रहे थे। तो आप बताएंगे कि मैं अपने रिसोर्सेज से कर रहा था, पर लेकिन अगले फ्यूचर में हो सकता है कि 10 बार आदमी रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो मैं कर पाऊँ, इसलिए मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। सो उस केस के अंदर आपका फाइनेंस उसको अप्रूव करेगा, वेट कर देता है या कंकरेंस भी देता है, मतलब अपनी सहमति देता है। आप इन शब्दों में ना जाएं, वेटिंग, कंकरेंस, इन सब में, तो वो अपनी एक सहमति देता है। उसके सारे जोड़ घटाव सब देख के वो एक अपनी सहमति दे देता है उसके लिए। जब वो अपनी सहमति दे देता है तो अब आपके पास वो पूरा अप्रूवल आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली अप्रूव हो चुका है, आपको फाइनेंस की सहमति मिल चुकी है। फिर आप उसको सहमति के साथ लगा के एक बार फिर एडमिन को बता देते हैं कि देखिए साहब, अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसका मेरे को इतना इतनी मनी वैल्यू मेरी ब्लॉक कर दी गई है बजट के द्वारा कि 10 लाख का मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, एस्टिमेशन बना है मेरे 2 साल के, तो मैंने बोला कि 10 लाख की मनी वैल्यू मेरी सेव कर दी गई है, तो इसको आप, ये आपकी मंजूरी के लिए, तो आपको मंजूरी मिल गई। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास सीधा आपको NIT फ्लोट करनी है। NIT का मतलब नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर, यानी किसी भी टेंडर को बुलाने के लिए उसका एक नोटिस निकाला जाएगा, वो हर पेपर में बताया जाएगा, उसको बिल्कुल प्रचार प्रसार किया जाएगा कि देखिए साहब, हम चाहते हैं एक टेंडर करना। तो आप कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, आप न्यूज़पेपर में देंगे, आप उसको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे, तो ये सब आप करेंगे। अब इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एक टाइमलाइन होती है, कोई 7 दिन में भी खोल सकता है, कोई 14 दिन में खोल सकता है, कोई 21 दिन का समय देता है। अब ये एक अपनी अपनी टाइमलाइन है, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। तो आपने जब ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइमलाइन दे दिया, से सपोज 21 दिन में खोला, तो आपने टेंडर लगा दिया, टेंडर लग गया, टेंडर में बिड करेंगे लोग, 21वें दिन वो बंद हो जाएगी बिडिंग, अपने आप टेंडर खुल जाएगा। आज की डेट में सब होता है, इसमें कोई ड्रॉप बॉक्स वाले ये फंडे सब बंद हो गए। मतलब एक ज़माना था कि सरकारी सिस्टम में ये माना जाता था कि जब तक डब्बे में नहीं जाएगा टेंडर तो वो टेंडर नहीं होता, और कई लोग भी मानते भी हैं, आज भी मानते हैं कि भैया टेंडर के डब्बे पे तो कोई बैठता है, और जब वो टेंडर चला जाता है तो उसको पता है किसका टेंडर है, किसको मिलना है। ऐसा आजकल नहीं होता। तो अब ऑनलाइन है, सब ट्रांसपेरेंट है, हर इंसान को दिख रहा है कि उसने कितनी बिड करी है, तो आप ये टेंडर कर देंगे, बिड क्लोज हो जाएगी। उसके बाद एक कमिटी या ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जो मैंने आपको बताया SOP, शेड्यूल ऑफ पावर के हिसाब से, अगर वो उस डायरेक्ट एक्सेप्टेंस है, यानी कि बहुत कम वैल्यू का है, इससे सपोज 50 लाख से कम का है, तो उसको लगेगा ये डायरेक्ट एक्सेप्टेंस केस ही बन जाता है। डायरेक्टली एक्सेप्ट करें, इतना ताम झाम ना करके, डिले ना करके फर्दर, तो ये डायरेक्ट एक्सेप्टेंस। लेकिन उसको लगता है कहीं यार कोई दिक्कत है, कुछ इसमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, तो वो एक TC का गठन करता है। TC मतलब टेंडर कमेटी का गठन कर देता है। वो कमेटी एग्जामिन करती है कि क्या उसके अंदर संवैधानिकली सारी चीज़ें सही हैं, क्या आपने मांगे थे डॉक्यूमेंट वो सही तौर पर दिए गए हैं, पार्टी जिसको आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, मतलब आपने ऐसा नहीं अल्लर पल्लर किसी को भी दे दिया। तो देखिए, टेंडर का एक चीज़ आप समझिए, इसका करना का रीज़न ये नहीं है कि आप नहीं कर पा रहे हैं और खाली इसी के लिए आप कर रहे हैं, इसका एक समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइमिंग इज़ ऑल्सो द सेंस ऑफ अ टेंडर। आप चाहते हैं वो चीज़ हो, आप उसको 6-8 महीने तक खींचते रहेंगे, तब तो हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। आपको जिस ज़रूरत थी, आप मान लीजिए हॉस्पिटल बनाना है कोविड के समय में, आप उसको टेंडर लगे रहिए 6 महीने 8 महीने, बिल्कुल करेक्शन के किए, बिल्कुल ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और समय निकल गया। जब आपको ज़रूरत थी आप नहीं कर पाए, और जब नहीं ज़रूरत है तो आप करके बैठ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए देखिए, टेंडर इज़ अ सेंस ऑफ टाइम ऑल्सो, तो इसको आप ये पहलू को समझिए। तो जब आप ये सब कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको वैल्यूएट कर लेते हैं, और जैसे ही आपको पता ये आदमी या ये कॉन्ट्रैक्टर परफेक्ट है इसके लिए, तो आप उसको टेंडर अवार्ड कर देते हैं। अवार्ड का मतलब एक LOA इशू कर देते हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे देते हैं कि साहब हम मानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको टेंडर अवार्ड कर रहा है। जब वो टेंडर का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हो जाता है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनता है, यानी कि अब हम दोनों के बीच में सहमति हो गई है, आपकी रेट हमने एक्सेप्ट कर ली, आपकी कंडीशन हमने एक्सेप्ट कर ली, हमारी कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर ली, तो उसका डॉक्यूमेंट बनता है, दैट इज़ नोन एज CA, दैट इज़ न टेंडर डॉक्यूमेंट। वो जॉइंटली साइन होगा दोनों के द्वारा, यानी अब आप समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में साइन होता है। जब ये दोनों साइन हो जाएंगे, उसके बाद वो टेंडर डॉक्यूमेंट आपका CA यानी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बन जाता है, और उसके बाद से काम आपका शुरू हो जाता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको जानने लेनी चाहिए एज ए एग्जीक्यूटर। इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैसे चलाएं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। बट आशा करता हूँ कि आपको बेसिकली ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़ा ईज़ करने के लिए मेरा ये एक मुहिम है जो मैं करना चाह रहा हूँ कि आप लोग उसको, आपसे डरे नहीं। ये कोई भूत नहीं है जिससे डरना है आपको, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ टू हो जाइए, आप कर पाएंगे। और इसमें क्या विजिलेंस एंगल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको थोड़ा ख्याल रखना है, वो सब चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। सो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताते रहें कि और क्या क्या जानकारी आपको चाहिए। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स कि मेरे 3000 फॉलोअर्स, एटलीस्ट 3000 तो हो गए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। और कोविड के समय में आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखें और टेक केयर।